हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 15 जून 2023। आज के इस न्यूज़ में जो हम खास करके जो फोकस करेंगे, एक तो होगा ICDS स्कीम। ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। फॉर एग्जांपल, कभी भी अगर कोई भी इशू आता है रिलेटेड टू हंगर, पॉवर्टी एक्सेट्रा, सो डेफिनेटली यू विल फाइंड सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जैसे कि मान लीजिए पोषण का बात हो रहा है, या हंगर की बात हो रही है, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स का बात हो रहा है। सो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ICDS is one among them. So in this article we are purely going to focus how to strengthen this scheme with the help of Anganwadis. So that is a very important editorial for today. Then the next editorial where we are going to focus is फाइनेंस कमीशन. इसमें हम फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अलॉन्ग विद दैट. ओके, सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्कीम. एंड देन अबाउट द CBI, what is the general consent given to the CBI by the state government, and what will be the impact if the state withdraws it. Okay, so these are some of the important news where we are going to focus. Along with that, some news on the foreign and economic page. अब एडिटोरियल जाने से पहले हम कुछ न्यूज़ लेते हैं फ्रंट पेज से. देखिए, पहला न्यूज़ क्या है. तमिलनाडु मिनिस्टर अरेस्टेड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी. तो यहाँ पे ये जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, विड्रॉवल ऑफ जनरल कंसेंट टू CBI बाय तमिलनाडु, तो ये हम इसी न्यूज़ के अंदर पढ़ेंगे. तो देखिए इशू क्या है यहाँ पे, सिंपल है. तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर V. सेंथिल बालाजी. तो पहले तो आप ये नाम नोट कर लीजिए. तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर V. सेंथिल बालाजी, ही वॉज अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. ओके, एंड ही हैज़ बीन रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी. नाउ आफ्टर ऑल ये सब ठीक है, बट हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस होगा वो होगा तमिलनाडु विड्रॉज जनरल कंसेंट टू CBI. तो आपका जो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच ड्रॉज इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. सो यहाँ पे ये होता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टेट्स के जो होते हैं केसेस, उसको किस तरीके से लेती है. तो देयर आर टू प्रोसीजर्स. वन इज़ जनरल कंसेंट, वन इज़ स्पेशल कंसेंट. ठीक है, तो जब भी CBI जो है वो किसी केस को अगर इन्वेस्टिगेट करती है विच लाइज इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, सो दे हैव टू टेक कंसेंट. सो इफ़ द स्टेट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड देम विद द स्पेशल कंसेंट, जनरल कंसेंट, देन दे एवरी टाइम दे हैव टू टेक स्पेशल कंसेंट फ्रॉम द स्टेट. ठीक है, पहले परमिशन लेना होगा तब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं. पर अगर स्टेट ने जनरल कंसेंट दे दिया है तो हमेशा हर केस के लिए स्पेशल कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वो जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. ठीक, बट अगर किसी स्टेट ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जांपल इस केस में तमिलनाडु ने जनरल कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया, तो अब हर केस के लिए स्पेशल कंसेंट लेना होगा. बट यहाँ पे कैच है. कैच क्या है कि जनरल कंसेंट विड्रॉ करने से पहले जो भी केस तमिलनाडु में CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उसको उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करती रहेगी. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि हाई कोर्ट का भी पावर होता है टू सजेस्ट दैट दिस केस हैज़ टू बी टेकन बाय CBI. तो वो जो पावर है हाई कोर्ट का, दैट डज नॉट गो अवे व्हेन द स्टेट विड्रॉज द जनरल कंसेंट. फॉर एग्जांपल कि तमिलनाडु ने जनरल कंसेंट CBI को जो है वो विड्रॉ कर लिया है, बट अगर मान लीजिए कि कल मद्रास हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस आता है कि मद्रास हाई कोर्ट कहती है कि इसमें CBI इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तब CBI इसको ले लेगी विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द स्टेट. सो वी विल डू मोर रिगार्डिंग दिस न्यूज़ ऑन द स्टेट्स पेजेस. बिफोर दैट just have a two short news, that is retaliatory strike by village guards leaves 9 dead in Manipur. तो आप ये देख सकते हैं कि मणिपुर का जो हम लोग एडिटोरियल में या न्यूज़ में जो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने एक फैक्टर पे एम्फसाइज़ किया था कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं. एक तो ये है कि आर्म्स, ठीक है, जो पुलिस आर्मरी से चुराए गए थे वायलेंस के टाइम, उसमें से सिर्फ 18% ही अभी तक रिटर्न हुआ है. एक तो ये प्रॉब्लम है. तो इसमें मैंने बताया था कि 18% रिटर्न हुआ है, तो दैट शोज़ दैट द लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ एट इट्स नादिर. ठीक है. सेकेंड, जो पीस पैनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैठाई है, यूनियन होम मिनिस्टर, उसमें से बहुत से लोग जिनसे बिना पूछे उनको उसका मेंबर बनाया गया. देयर वर टोटल 51 मेंबर्स. सो नाउ दे आर विड्रॉइंग इट फ्रॉम द
panel, and there are many Kuki leaders who do not want to sit on that panel because of only one thing, that the Chief Minister of Manipur and Biren Singh is also part of that panel. तो इन सब के बीच में अब देखिए क्या हुआ है. 9 mighty men they were killed and 10 injured in Khamenlok, which is a Kuki village in Imphal East district. ओके तो जो द मैन है, जो 9 मैन है, दे वर पार्ट ऑफ अ रेडिंग मॉब, ठीक है, एंड दे वर एम्ब्यूश्ड बाय आर्म्ड कुकी विलेज गार्ड्स बिटवीन 10 PM एंड 10:30 PM, ठीक है, इन अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक. यहाँ पे देखेंगे द मॉब ऑफ नियरली 3000 कैरिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंटर्ड कुकी विलेजेस इन कांगोकपी डिस्ट्रिक्ट ओवर द पास्ट 3 days एंड डिस्ट्रॉयड होम्स, व्हाट द पुलिस सोर्सेज सेज. ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉब्लम क्या है, द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज एंड द कॉलम ऑफ द गोरखा रेजिमेंट डिप्लॉयड इन द कांगोकपी वेर आउट नंबर्ड बाय द मॉब. ठीक, तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे कि ये जो विलेज है, ये विलेज जहाँ पे ये हुआ है इससे अलग ये विलेज है, ठीक है. तो पहले यहाँ पे कांगोकपी पे वायलेंस पहले से ही हो चुका था. Then the next is the army too is not trained to handle civilians. We had been receiving inputs about civilians marching towards the Kuki villages, but they could not be stopped as they were large in number. तो ये जो वायलेंस है वो कंटिन्यू अभी भी है. ओके, द नेक्स्ट इज साइक्लोन बिपरजॉय, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया. मैंने ये भी बताया कि जो साइक्लोन बिपरजॉय, इट इज़ द नेम विच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय बांग्लादेश एंड इट हैज़ ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी. नाउ इट इज अप्रोचिंग गुजरात एंड इज गोइंग टू मेक लैंडफॉल इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात टुडे. और विंड स्पीड जो है वो 125 किलोमीटर पर आवर से 135 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर. चलिए अब हम फटाफट लेते हैं. तमिलनाडु विड्रॉज जनरल कंसेंट ग्रांटेड टू CBI. तो तमिलनाडु इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेट, एज यू कैन सी. तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, these are all the states which have withdrawn their general consent to the CBI for probing the case. तो ये जो जनरल कंसेंट होता है जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट CBI को देती है, दैट इज अंडर सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. तो दिस इज द एक्ट DSPE एक्ट 1946 अंडर विच द कंसेंट इज गिवन और विथड्रॉन. अब यहाँ पे देखेंगे कि दैट मिजोरम विथड्रू इज जनरल कंसेंट इन जुलाई 2015, वेस्ट बंगाल इन नवंबर 2018 एंड छत्तीसगढ़ इन जनवरी 2019. The next is, please write me in the comment box that who is the director of Central Bureau of Investigation. Now let's coming to the editorial, that is the next Finance Commission will have a tough task. So Finance Commission, ठीक है, Finance Commission. तो देखिए दो चीज़ें यहाँ पे होती है, वन इज़ Finance Commission, the next is Planning Commission. अब Planning Commission को किसने रिप्लेस किया है 2015 onwards, that is नीति आयोग. अब ये Planning Commission और नीति आयोग, ठीक है, they are एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है. बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इसमें एक खास फर्क है. प्लानिंग कमीशन जो था वो ये भी रिकमेंड करता था कि किस स्टेट को कितना ग्रांट मिलना चाहिए किसी भी प्रोग्राम के लिए या किसी भी पॉलिसी के लिए. नीति आयोग जो है वो ग्रांट को लेके कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करता है. ओके, दैट इज़ द जॉब विच इज़ नाउ डन बाय फाइनेंस कमीशन, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. अगर हम दो एरा लें, पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड प्री लिबरलाइजेशन, तो प्री लिबरलाइजेशन एरा में जब प्लानिंग कमीशन वाज आल्सो फंक्शनिंग, सो सेंटर हैड वेरियस एवेन्यूज टू कंपनसेट द स्टेट्स. बट पोस्ट लिबरलाइजेशन जब सेंटर जो है इट इज़ विदड्रॉइंग फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स एंड इट इज़ आल्सो नॉट मेकिंग फ्रेश PSU इन्वेस्टमेंट्स विच हैव बिकम लोअर. जो PSU इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं और प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन एबॉलिश्ड. तो अब ये फाइनेंस कमीशन है विच इज़ द सोल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो फाइनेंस कमीशन जो है वो टैक्स डिवोल्यूशन की बात करती है. टैक्स डिवोल्यूशन की दो तरीके से ये बात करती है. कैसे, देखिए, एक कि सेंटर वर्सेस स्टेट कितना होगा, ठीक है. तो वो कहती है कि हाँ कि अभी जो लास्ट फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंड किया 41% ऑफ द टोटल टैक्स शुड गो टू स्टेट, ठीक. 41% of the total tax collected by the center, it should go to state. So this is called as vertical devolution. That is the division of central pool of taxes between center and state. उसके बाद based on various criteria like population, performance, environmental performance, etc. एरिया, वो सबको कंसिडर करके फिर
फाइनेंस कमीशन ये भी रिकमेंड करती है कि स्टेट के बीच में हाउ दिस 41% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वी कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो सो यहाँ पे अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि सेंटर के पास खुद ये जो आर्टिकल कहता है वो कहता है कि देयर इज़ वेरी लिटिल चांस कि जो 41% टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट है ये बढ़ेगा। ठीक, तो ये तो स्टैटिक रहेगा, बट ये 41% स्टेट्स में कैसे डिवाइड होगा। ठीक, अब इसके ऊपर जो है वो फोकस रहेगा स्टेट्स का। ओके, सो यू कैन सी दैट मच ऑफ द डिबेट विल सेंटर ऑन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है 41% का बिटवीन द वेरियस स्टेट्स, तो उसमें एक फैक्टर जो फाइनेंस कमीशन लेती है वो फैक्टर जो होता है वो होता है एक पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन फिगर। ठीक है, तो अभी तक जितने पॉपुलेशन फिगर्स जो लेती थी फाइनेंस कमीशन वो बेस्ड था 1971 के बेसिस पे, बट द लास्ट फाइनेंस कमीशन हैज़ टेकन इट ऑन द बेसिस ऑफ 2011। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 1971 पॉपुलेशन है उस नंबर के बजाय 2011 का पॉपुलेशन फिगर्स is taken into account for determining the expenditure needs of the state. So यहाँ पे ये होगा that states which have done well in stabilizing the population growth, typically the southern states, protested against the change in the base year, calling it a penalty for good performance. Now this is also one of the problem. अब ये problem तभी भी आने वाली है जब लोकसभा का एक बार फिर से पूरा सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट्स के बीच में। ठीक है, कि जो 2011 का अगर हम पॉपुलेशन लें तो देयर आर मैनी स्टेट्स विच हैव परफॉर्म बेटर इन पॉपुलेशन कंट्रोल, बट अगर हम 2011 में इसका मतलब क्या होगा कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, अब दे हैव परफॉर्म बेटर इन कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन बट दे आर गेटिंग लेस डेवल्यूशन। Okay, so that's why it has been written penalty for good performance. The second problem is revenue deficit grants, कि revenue deficit grants के ऊपर भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। So revenue deficit grant जो है वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है ओके आफ्टर द टैक्स डेवल्यूशन, कि जो टैक्स डेवल्यूशन है वो हो गया जिसको जितना मिलना था फैक्टर्स के बेसिस पे। उसके बाद जो दूसरा चीज़ होता है वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, कि मान लीजिए कोई स्टेट है और जिसका फिजिकल कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है टू रेज द टैक्सेस, सो दे गेट दिस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इसके लिए दिया जाता है दैट इज़ द स्टेट शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस टू इट्स रेजिडेंट्स इवन इफ इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन। ओके, अब आप अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दे रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे स्टेट है, कोई भी स्टेट है, वो समझो बैकवर्ड स्टेट है, अब इट डज़ नॉट हैव द फिजिकल कैपेसिटी, अब उसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिल रहा है। ठीक, सो एक टेंडेंसी स्टेट की ये हो सकती है कि दैट इफ द स्टेट इज एश्योर्ड दैट इट इज गोइंग टू गेट द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सो डेफिनेटली दे विल नॉट इम्प्रूव देयर फिजिकल कैपेसिटी। ओके, सो यहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि फिजिकल इनकैपेसिटी और फिजिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करे। तो पास्ट में द फाइनेंस कमीशन दे हैव ट्राइड टू कम अप विद द फॉर्मूला टू सपोर्ट deficit states without penalizing the responsible states. Okay, but अब इसमें होता क्या है कि the net result is that every horizontal distribution formula has been criticized as being inefficient or unfair or both. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को एक्स्ट्रा दे रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी के हक में से निकाल के उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो। ठीक, तो इसमें हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। The second is the north-south divide which is emerging in the country. So if you will see that many headline numbers, they suggest that the southern states of the country are doing better in terms of infrastructure, private investment, social indicators and the rule of law, which has put them on the virtuous cycle of growth and poverty. तो इसके वजह से भी जो है एक नॉर्थ साउथ गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। तो डेफिनेटली इफ़ द गैप इज़ इंक्रीजिंग, सो जो एलोकेशन होगा फाइनेंस कमीशन में वो भी वहाँ पे भी एक गैप वहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के सामने चैलेंज क्या है इस चीज़ के वजह से, दैट हाउ टू एंश्योर दैट द नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन दैट रिचर स्टेट्स विच आर कंपनसेटिंग द पुअरर स्टेट्स, हाउ टू एंश्योर दैट दिस डज नॉट डिवाइड द नॉर्थ साउथ डिवाइड। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द चैलेंज ऑफ द फाइनेंस कमीशन। मतलब ये एग्जिस्ट करता है बट इसको कैसे ब्रिज करना है, कैसे सॉल्व करना है वो देखना पड़ेगा फाइनेंस कमीशन को। अब यहाँ पे फिर अब दो इश्यूज आती हैं, एक तो होता है सेस एंड सरचार्जेस, दूसरा होता है रिस्ट्रेंट ऑन फ्रीबीज। ठीक है,
अब यहाँ पे फंडा समझिए, फाइनेंस कमीशन डिवॉल्यूशन के लिए सिर्फ जो डिविजिबल टैक्स पूल होता है, डिविजिबल टैक्स पूल, सिर्फ उसी में से ही रिकमेंड कर सकती है कि इसमें से जो कुछ पैसा है वो स्टेट को जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 41%, ठीक। बट अगर द सेंटर इज़ नॉट रेजिंग द टैक्स बट सेंटर इज रेजिंग सेस एंड सरचार्जेस, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पूरा सेस और सरचार्ज जो है वो सारा का सारा सेंटर के पास रह जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दैट सपोज सेंटर इम्पोजेस एग्रीकल्चरल सेस। अब ये जो एग्रीकल्चरल सेस है इट विल नॉट बी डिवाइडेड अमंग सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो स्टेट का जो कैपेसिटी है, जो स्टेट का जो एंटाइटलमेंट है टू टेक द मनी फ्रॉम द सेंट्रल किटी वो डिक्रीज हो गया और ये सारा का सारा पैसा कहाँ पर चले गया, सेंटर की किटी में चले गया। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर रखा था देश के सामने, उसमें ये कहा था कि जो प्रपोर्शन ऑफ सेस और सरचार्जेस हैं इन सेंटर्स टोटल टैक्स रेवेन्यू दे हैव डबल्ड फ्रॉम 10.4% इन 2011-12 टू 20.2% इन 2019-20। अब ये सेस एंड सरचार्जेस का प्रपोर्शन डबल तो हो गया है बट दैट डज नॉट मीन कि जो स्टेट का जो एंटाइटलमेंट होता है इंडिविजुअल पूल वो भी डबल हो जाए, बिकॉज स्टेट दे गेट देयर शेयर ओनली फ्रॉम डिविजिबल टैक्स पूल नॉट फ्रॉम सेस एंड सरचार्जेस। दिस इज द वन प्रॉब्लम। द नेक्स्ट इज रिस्ट्रेंट ऑन फ्रीबीज। तो यहाँ पर अगर हम देखें दैट हाउ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन व्हाट हैज़ कम टू बी कॉल्ड फ्रीबीज, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ओके। तो अगर आप देखें पुअर कंट्री में वेयर मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड स्ट्रगल फॉर बेसिक ह्यूमन नीड्स इट साउंड्स क्रूअल टू आर्ग्यू अगेंस्ट सेफ्टी नेट्स फॉर द पुअर, बट इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री दैट वी नीड टू बी मोर सर्कमस्पेक्ट अबाउट फ्रीबीज। तो यहाँ पे देखिए फ्रीबीज, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद फ्रीबीज। फ्रीबीज जो होते हैं दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट, ओके, दे आर एक्सपेंडिचर, बट फ्रीबीज शुड बी इन अ नेचर which are definitely, even if it is an expenditure which is not creating an asset, but it should solve some problem, basic problems of the Indian society, fine। तो यहाँ पे freebies का problem क्या है, that it is not easy to unambiguously define a freebie and any check on this will be contested as infringing on the sovereignty of the elected government। ये पहले भी हो चुका है, ठीक है, कि freebies को हम define कैसे करें, ठीक, कि कितना पैसा, because freebies are considered as a populist spending, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप श्रीलंका का केस देखेंगे तो श्रीलंका का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हुआ है उसमें एक रीज़न ये भी है कि फ्रीबीज के वजह से वहाँ पे जो स्टेट का जो डेब्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि द फाइनेंस कमीशन शुड बाइट द बुलेट इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड ले डाउन गाइडलाइंस ऑन स्पेंडिंग ऑन फ्रीबीज। दिस इज द नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू ICDS स्कीम, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1975 and the full form of the scheme is Integrated Child Development Scheme। अब ICDS में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो है there is very high prevalence of stunting, wasting and anemia which is the public health challenge। हमने कुछ दिन पहले joint malnutrition estimate भी पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि इंडिया का जो नंबर है with regarding to this three things, okay, is not very good। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि एनीमिया का प्रपोर्शन ये सब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है विच टारगेट्स चिल्ड्रन एजेड 0 to 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एंड देन इट ऑल्सो एड्रेसेस इशूज़ लाइक नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो ICDS एक ऐसा स्कीम है जो इंडिया का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बट अगर ICDS के इम्प्लीमेंटेशन ही अगर ठीक से नहीं हो पाएगा तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ICDS को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका ये है कि हम आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथन करें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन हाउ मैनी वेज वी कैन स्ट्रेंथन द आंगनवाड़ी वर्कर्स, ओके। सो इफ यू विल सी, ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज फोर्टिफाइंग द प्रोग्राम टू एम्पावर द आंगनवाड़ी वर्कर्स, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं दे आर द प्रिंसिपल operators in portion to initiative and advancing the child nutrition, health and education in their communities, okay। तो यहाँ पे हमें जो है इन पे फोकस करना पड़ेगा। So here is that Anganwadi workers could be added to India's Anganwadi centers, okay, to lessen the load on this worker। Already the load is very high, तो हम और भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद है कि इफ़ यू विल सी दैट इट वुड लीड टू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल आउटकम्स एज। अगर यहाँ पे देखेंगे कि ऑथर्स लोग ने अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक रिज़ल्ट का आउटपुट भी शेयर किया है कि एक
randomized control trial by Alejandro Ganimian, Karthik Muralidharan and Christopher Walter ने तमिलनाडु में किया था. Then they found out the addition of half-time worker effectively doubled the net preschool instruction time, led to improvement in maths and language test scores of children. The second is children who remained enrolled also exhibited reduced rate of child stunting and severe malnutrition. उसके बाद the next is the cost of nationwide rollout of this model is relatively insignificant in comparison to the potential advantage it offers. So it says that कि यहाँ पे जो cost होगा additional रिक्रूटमेंट का आंगनवाड़ी का, पर जो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट होगा, ठीक है, दैट विल बी टू मच एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग. द नेक्स्ट इज द न्यू आंगनवाड़ी वर्कर जो होंगे दे कैन बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन प्री स्कूल एंड अर्ली स्कूल चाइल्डहुड एजुकेशन. तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं दे कैन देन फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. फाइन. देन दिस विल ऑल्सो हेल्प टू एक्सपांड देयर आउटरीच एंड सर्व अ लार्जर नंबर ऑफ फैमिलीज. द नेक्स्ट इज creation of job opportunity for local residents, particularly women. So it will lead to creation of 1.3 million new jobs for women across India. The next is that we have to follow a decentralized approach. Okay, so over here if you can see that this decentralized approach का मतलब कि यहाँ पे जो अगर आप देखें कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोर्शन 2 प्रपोजल इट हिंजेस ऑन द स्टेटस एज अ सेंट्रलाइज्ड स्पॉन्सर स्कीम, बट यहाँ का जो एग्जीक्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट करती है. सो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं दे फॉल अंडर द स्टेट जुरिस्डिक्शन. तो यहाँ पे हम क्या है कि एक स्टेट डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ले सकते हैं विच प्रमोट्स टेलर्ड मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. टेलर्ड मेड का यहाँ पे मतलब होता है कि जो स्टेट का जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करे. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक और चीज़ है, द डेटा हैव शोन अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICDS एंड लेवल ऑफ स्किल्स ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स. सो दिस रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इन आंगनवाड़ी सेंटर्स दैट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड. सो इफ यू विल सी दैट 2.5 lakh सेंटर्स ऑपरेट विदाउट फंक्शनल सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड 1.5 lakh सेंटर्स लैक एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर and 4.15 lakh आंगनबाड़ी सेंटर्स डू नॉट पोजेस देयर ओन पक्का बिल्डिंग. तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिट्स है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा. ओके, नाउ इन सब का लार्जर पिक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इफ वी आर वर्किंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा. सो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है. देखिए अगर आप देखें रिसर्च है कि जो अर्ली लाइफ पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन होता है, लेटर इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस. ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग में ही दूर करना पड़ता है. ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसका जो है बचपन जो है वो माल न्यूट्रिशन में गुजरा है, अंडर न्यूट्रिशन में गुजरा है, प्रॉपर एजुकेशन उसको नहीं मिला है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला है एट एज अप्रोप्रिएट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, तो डेफिनेटली उसका जो बाद में चल के जो उसका आउटपुट होगा, ठीक है ना, वो कम होगा. ठीक है, तो अगर हम ICDS को यूज़ करके अगर अभी से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो डेफिनेटली इट विल गिव अस अ वेरी गुड HDI. द नेक्स्ट इज द यूक्रेन रशिया वॉर फॉल आउट यूरोजोन इन रिसेशन. तो जैसा कि हम जानते हैं दैट 20 यूरोजोन कंट्रीज, देखिए यूरोजोन और यूरोपियन यूनियन में फ़र्क समझिए. यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्री हैं पर 27 कंट्री हैं, पर 7 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो यूरो को यूज़ नहीं करते एज अ करेंसी. देयर आर ओनली 20 कंट्रीज़, तो उनको हम यूरोजोन कहते हैं. तो ऑल 20 यूरोजोन कंट्रीज दे हैव स्लिप्ड इनटू रिसेशन. ठीक है, अगर आप देखें यूरोजोन का जो GDP है इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.1% इन द फर्स्ट. सो यू कैन सी ओवर हियर दैट 20 यूरोजोन कंट्रीज हैव स्लिप्ड इनटू रिसेशन, और जो यूरोजोन का जो GDP है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय 0.1% इन फर्स्ट क्वार्टर. ओके, नाउ इफ यू विल सी द डेफिनेशन ऑफ रिसेशन, तो रिसेशन का मतलब क्या होता है, देयर शुड बी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक आउटपुट. ठीक है, ये प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, दैट इज़ 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक आउटपुट. सो द यूरोजोन जो है लास्ट टाइम रिसेशन में गया था इस डेफिनेशन के हिसाब से 2020 में. ओके, उसके बाद अगर हम जर्मनी की अगर बात करें विच इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द यूरोजोन एंड मेक्स 29% ऑफ द GDP ऑफ यूरोजोन, सो इट हैज़ स्लिड इनटू रिसेशन एज आउटपुट श्रैंक बाय 0.3% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023. सबसे स्टीपेस्ट डिक्लाइन कहाँ का है, आयरलैंड का है. देन
बाकी कंट्रीज भी हैं जो स्लाइट डिक्लाइन जो नोटिस कर रही हैं, लाइक नीदरलैंड, लिथुआनिया, यूथेनेशिया, माल्टा एंड ग्रीस। उसके बाद जो अदर की इकोनॉमिक्स हैं यूरोजोन की, लाइक फ्रांस, इटली एंड स्पेन, हियर द ग्रोथ हैज रिमेन्ड म्यूटेड। नाउ व्हाट आर द रीजंस? दैट reasons we know, this is the fallout of Russia-Ukraine crisis which has led to spike in the prices of food and energy sector. उसके बाद आप देखें that inflation in gas and electricity has also recorded a high of 77.6% and 45.6% respectively. Now if you will see the government's final consumption spending, which remained high during the pandemic quarter, crashed in the first 3 months of 2023. ओके उसके बाद आप देखें दैट द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर बाय जनरल गवर्नमेंट बॉडीज ऑन सर्विसेज टू द कम्युनिटी सच एज डिफेंस, एजुकेशन, पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। उसके बाद आप देखें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, इट इंक्रीज्ड बाय 0.6%, बट इफ यू विल सी इट वुड नॉट ऑफसेट द डिक्लाइन इन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बट यहाँ पे जो सबसे खास बात है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन यूरोजोन स्टूड एट 6.5% इन अप्रैल 2023, द लोवेस्ट सिंस 2000। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टेटस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें द इशू इज the 3 states, that is Gujarat, Maharashtra and Telangana, they have deferred a proposal approved by Center's Genetic Engineering Appraisal Committee, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर आता है, to test a new kind of transgenic cotton seed which contains a gene CRY2AI। अभी जो CRY2AI है ये एक स्पेशल डिजीज जो कॉटन को इम्पैक्ट करता है, इट इज पिंक बॉल वर्म, उसको रेजिस्ट करने के लिए है। नाउ इफ़ यू विल सी, अगर हम इंडिया में अगर आप बात करें तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव किया था इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 धारा। अब इसके बाद दिस इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द फुल कमर्शियल कल्टीवेशन। बट अभी तक अगर आप देखें कि पूरे इंडिया में कमर्शियल कल्टीवेशन कौन से GM क्रॉप का होता है तो वो है सिर्फ कॉटन। पास्ट में अगर आप देखें तो GAC ने अप्रूव किया था बट उसको वापस आना पड़ा। फॉर एग्जांपल 2017 में GAC ने GM मस्टर्ड के कल्टीवेशन को क्लियर किया था, बट इट वेंट बैक ऑन इस डिसीजन एंड इम्पोज्ड एडिशनल टेस्ट। उसके बाद फिर आप देखते रहे हैं कि 2022 में फिर से GAC ने अप्रूव किया मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। उसके बाद 2010 में GAC ने फिर से अप्रूव किया GM ब्रिंजॉल को, बट इसके ऊपर इंडेफिनिट मोरेटोरियम लग गया। अब देखिए कोई भी जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती है तो उनके देखिए पैरामीटर्स क्या होते हैं, किन किन ट्रायल्स के थ्रू उनको जाना होता है। सो द फर्स्ट इज दैट देयर शुड बी मल्टी सेफ्टी असेसमेंट डन बाय कमिटीज बिफोर दे आर क्लियर फॉर फर्दर टेस्ट इन ओपन प्लॉट ऑफ लैंड्स। ये जो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड्स होते हैं ये जो होते हैं ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं या वो प्लॉट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय ICAR। Then a transgenic plant they can apply for commercial clearance only after it has proven to be demonstratively better than the comparable non-GM variants। तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि जो उनका क्लेम्ड पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल कोई ये कह रहा है कि दैट दिस GM क्रॉप इज ड्रॉट टॉलरेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंस, so they have to demonstrate it through results that yes, that in trials also it has been found that they are in a better position. The second is they should not pose any harm to other species. Okay, then open field trials they often take place over multiple crop seasons and types of geographical conditions to assess its suitability across different states. अब ये जो CRY2AI है इसको डेवलप किसने किया है? दैट इज हैदराबाद बेस्ड बायोसीड रिसर्च इंडिया, ओके, विच मेक्स इट रेजिस्टेंट टू पिंक बॉलवर्म। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ BT कॉटन था जो आप पढ़ते हो, इट वाज रेजिस्टेंट अगेंस्ट अमेरिकन बुलवर्म। जो CRY2AI है इसने प्रिलिमिनरी टेस्ट पास किया है, ओके, एंड जो कन्फाइंड ट्रायल्स एंड हैज बीन रिकमेंडेड बाय GAC टू बी टेस्टेड इन फार्मर्स फील्ड, ठीक है ना, एट तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। बट अब एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनीज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग देयर सीड्स नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट्स फॉर कंडक्टिंग सच टेस्ट। अब इस केस में ओनली हरियाणा हैव गिवन परमिशन फॉर सच टेस्ट एंड देन द अदर 3 स्टेट्स दैट इज GMT, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, दे हैव नॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखें अब GAC ने क्या किया है, GAC हैज आस्क्ड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ICAR टू जॉइंटली ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज
with regard to GM crops for apprising the state duty government about the technology involved and the regulatory framework. अब देखिए GAEC क्या होता है. So it consists of panel of plant biotechnologists and headed by a senior official of the environment ministry and co-chaired by the scientist of the DBT. अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है. To resolve the issue of states not according approvals on testing because of differing attitudes to GM crop, the GAEC is considering a proposal by the DBT to declare some region across India as notified testing sites. तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. तो एक तरीका ये है कि डिफरेंट जोन्स इंडिया में, ठीक है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाए एट इज़ अ नोटिफाइड टेस्टिंग साइट्स और सीधा वहाँ पे टेस्ट किया जाए स्टेट्स, ठीक है ना. क्योंकि स्टेट में जैसा कि आपने देखा कि एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट्स जो है वो अप्रूव भी कर सकती हैं, डिसअप्रूव भी कर सकती हैं. तो बेटर है कि इसको अपने तरीके से एक नोटिफाइड टेस्टिंग साइट्स बना दी जाएँ. देयर आर 42 सच प्रपोज साइट्स और वहाँ पे इनकी टेस्टिंग चले. अब वीट के प्रोडक्शन पे देखिए, बिकॉज ऑफ द राइजिंग कंसर्न दैट द ओवरऑल वीट आउटपुट विल टेक अ हिट बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन एंड हेल स्टॉर्म्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च एंड अर्ली अप्रैल. सो देयर इज अ fear of lower production which leads to higher prices of crop. So the union government has imposed limits on the stock of wheat that can be held by traders, wholesalers, retailers, big chain retailers and processors. तो ये मोटिव है टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी बाय स्टेडिंग द सप्लाई. तो जो ट्रेडर्स होलसेलर्स है दे कैन होल्ड 3000 मेट्रिक टन्स ऑफ वीट, रिटेलर्स एंड बिग चेन रिटेलर्स अप टू 10 मेट्रिक टन्स ऑफ, ओके. और उसके बाद जो लेटर है, ठीक है, दे कैन होल्ड अप टू 3000 मेट्रिक टन्स ऑफ एट ऑल देयर डिपोट्स कंबाइंड. द नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट मूव्स न्यू HDI फॉर 28 लाख वल्नरेबल ट्राइब्स. तो इस बजट में एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है, प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब्स डेवलपमेंट मिशन फॉर द नेक्स्ट 3 years. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसका जो अलॉटमेंट है, एलोकेशन है, वो ₹15,000 करोड़ का है. एंड इट एनविजन्स कनेक्टिंग ऑल 22,544 PVTG विलेजेस टू बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई एंड कनेक्टिविटी. फाइन. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है टू डिज़ाइन अ सर्वे दैट कैन गेज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर दिस 28 lakh पीपल ऑफ particularly vulnerable tribal groups which are living in 22,000 villages across India. Now let's take a report that is news consumption falls in India says study. तो एक रिपोर्ट है, okay, that has been published by, that is the name, Reuters Institute Digital News Report 2023 12th edition है. It has been produced in collaboration with Asian College of Journalism Surveys the news consumption, okay. तो यहाँ पे क्या है कि जो रिपोर्ट का जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है दैट ओवरऑल कंजम्पशन एंड शेयरिंग ऑफ न्यूज़ डिक्लाइन इन इंडिया फ्रॉम लास्ट ईयर्स फिगर, ओके. सो इट इज़ अ 12 percentage point डिक्लाइन वाइल टेलीविजन सॉ 10 percentage point डिक्लाइन एज अ न्यूज़ सोर्स. उसके बाद अगर आप देखें दैट इंडिया रजिस्टर्ड अ स्मॉल डिक्रीज ऑफ 3 percentage point इन ओवरऑल ट्रस्ट इन न्यूज़ फ्रॉम लास्ट ईयर फिगर एंड इट वॉज रैंक 24th among 46 कंट्रीज इन दिस रिगार्ड. उसके बाद जो सबसे टॉप पे है वो फिनलैंड है विच इज हैज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ ओवरऑल ट्रस्ट इन द न्यूज़, और सबसे लोवेस्ट है ग्रीस में, दैट इज़ 19. अगर हम इंडिया की अगर बात करें तो DD इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, BBC न्यूज़, दे रिटेन हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट अमंग द सर्वे रेस्पोंडेंट्स इन इंडिया. द नेक्स्ट इज यूट्यूब वॉज द मोस्ट प्रेफर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर न्यूज़ विद 56% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स एक्सेसिंग इट. WhatsApp 47% and Facebook 39% were the next 2 preferred social media platform for news in India. उसके बाद अगर आप देखें दैनिक भास्कर which is a Hindi daily, it is among the top 10 brand accessed both online and offline by the survey. उसके बाद आप देखें video based content distributed via networks such as TikTok, Instagram and YouTube is becoming more important for news, especially in global south. Now if you will see, the fastest growing social network used by survey respondents for any purpose was TikTok. Then 20% of them are using it for news. उसके बाद see, barely 28% of respondents said that they has accessed news via Facebook in 2023 as against 42% in 2016. तो अगर आप देखें कि that the reason for this is the report observed was Facebook pulling back from news at the same time that YouTube and TikTok began to attract larger chunks of young audiences. उसके बाद अगर आप देखें वरिंग साइंस यहाँ पे क्या क्या है, दैट इज जो ट्रेडिशनल मीडिया सोर्सेज होती हैं वो थोड़ा सा कम हो रही हैं. दैट यूजर्स ऑफ टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पेड मोर अटेंशन टू सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दैन टू द जर्नलिस्ट एंड मीडिया कंपनीज. सो दिस आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. उसके बाद अगर आप देखें दैट जो लीगेसी सोशल नेटवर्क्स हैं सच एज फेसबुक एंड ट्विटर वेयर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन स्टिल अट्रैक्टेड द मोस्ट अटेंशन. नाउ द नेक्स्ट इज दैट
प्रेफरेंसेस बाय ऑडियंसेस टू डायरेक्टली विजिट न्यूज़ वेबसाइट्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन, मतलब डायरेक्टली न्यूज़ वेबसाइट्स पर नहीं जाते, जो बाकी जगह पे आ रही हैं न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से वो न्यूज़ को। द नेक्स्ट इज द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड आउट दैट न्यूज़ पॉडकास्टिंग कंटिन्यू टू रिजोनेट विद एजुकेटेड एंड यंगर एजुकेशन थ्रू इट रिमेन द माइनॉरिटी एक्टिविटी। सो 30% ऑफ द रेस्पोंडेंट एक्सेस्ड अ पॉडकास्ट मंथली while 12% accessed a show on news and current affairs. अब देखिए न्यूज़ अवॉइडर्स, among news avoiders half tried to avoid all news periodically while 32% tended to avoid difficult topics. The next is one-liner, Russian court sends Kremlin 4 Navalny's associate to prison. So a court in Russia on Wednesday convicted an associate of imprisoned opposition leader Alexei Navalny on extremism charges and sentenced her to 7.5 years in prison. So you can see here Lilia Cherisheva, who used to be head Navalny's office in Russia, was found guilty of founding an organization that violates rights. Then Cormac McCarthy, he's a Pulitzer Prize winning novelist. Okay, he has died. Some of the important books written by him is The Road, Blood Meridian, No Country for Old Men, and All the Party Horses. The next is no NATO entry for Sweden unless anti-Turkish protest stop. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फिनलैंड हैज़ बिकम द न्यूएस्ट मेंबर अलॉन्ग विद फिनलैंड। स्वीडन हैज़ आल्सो अप्लाइड फॉर द नाटो मेंबरशिप। अब नाटो का एक तरीका ये होता है कि सारे मेंबर्स को एग्री होना पड़ेगा तभी कोई नया मेंबर आ सकता है। तो यहाँ पे स्वीडन को मेंबरशिप को लेकर टर्की को प्रॉब्लम है। दैट टर्की का कहना है कि स्वीडन जो है इट शुड नॉट एक्सपेक्ट अ ग्रीन लाइट फ्रॉम अंकारा ऑन इट्स नाटो बिड अनलेस इट प्रिवेंट्स एंटी टर्की प्रोटेस्ट इन स्टॉकहोम। अब एक इकोनॉमी से होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट इज WPI। तो हमने कुछ दिन पहले CPI पढ़ा था, अब WPI पढ़ते हैं। तो WPI जो होता है इट इज़ रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो यहाँ पे इंडियाज होलसेल प्राइस जो है इट रिमेन इन डिफ्लेशनरी मोड फॉर द सेकेंड मंथ इन रो, जस्ट लाइक व्हाट CPI हैज़ रिपोर्टेड। और जो प्राइसेस है इट हैज़ फॉलन टू 3.48%। सो मई 2022 में जब CPI भी बहुत ज़्यादा था, इट वॉज 7%, तो WPI वॉज ऑल्सो वेरी हाई, दैट इज 16.6%। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बेस इफेक्ट तो देखेंगे ही। देन टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर स्लैश नियर द मंथ एंड ड्रैगिंग द फ्यूल एंड पावर प्राइसेस लोअर इनटू 9.2% डिफ्लेशन, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स प्राइस श्रैंक बाय 3%. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.